हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन नेरी स्टडी। मेरा नाम है कल्पना और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नेरी स्टडी में। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत इसे सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इसे शेयर करें। जितने भी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो भी टॉपिक मैं कंप्लीट कराती हूँ आप उनके नोट्स ज़रूर बनाया करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसका पार्ट 1 मैं लेकर आ चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 को कवर करिए और आज ये पार्ट 2 है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का उद्भव हुआ, कौन कौन से उससे संबंधित तथ्य थे, उसकी लिपि कैसी थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने उस वीडियो में कवर कराए थे। और आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में। और इसके बाद इस सभ्यता से संबंधित एक वीडियो और आएगा जिसमें हम जो भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि किसने उसको खोजा या किसके द्वारा खुदाई की गई, किस सन में खुदाई की गई, कहाँ पर वो स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। इन सभी तथ्यों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं। जैसा कि हम सभी को पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद जब वैदिक कालीन सभ्यता का उद्भव हुआ तो वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो हम एक नगरीय सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें जो भी जैसे नगर नियोजन अगर हम इनका देखें तो या फिर इनकी इमारतों की बनावट देखें, सभी कार्य एक नियोजित ढंग से किए गए हैं। नियोजन व्यवस्था जो इनकी थी वो बहुत उत्कृष्ट श्रेणी की थी। तो यदि कभी आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता कैसी थी, तो ये एक शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और जैसे आज का मानव है, भंडार करके संचित करके रखने की उसकी प्रवृत्ति है कि सिर्फ ये नहीं है कि खाया और ख़त्म किया, ऐसा नहीं है। हम संचय करके रखते हैं, अन्नागार बने मतलब संचय करके अन्न को रखा जाता है। वैसे ही इनकी प्रवृत्ति थी कि ये भी जो अन्न होता था उसको संचित करके रखते थे ताकि भविष्य में यदि उसकी ज़रूरत पड़े तो उसे खर्च किया जा सके। और इसके प्रमाण हमें मिले हैं जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल हैं वहाँ मिले अन्नागारों से। तो प्रारंभ करते हैं नगर नियोजन से कि इनका नगर नियोजन कैसा था। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं हम कवर करने जा रहे हैं और एक एक तथ्य को बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि नगर नियोजन इनका कैसा था। नगर का नियोजन सबसे बड़ी इनकी विशेषता थी, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, बहुत अच्छे तरह से नगरों को बसाया गया था, मतलब विधिवत रूप से। कहते हैं कि इनकी सड़कें व नालियाँ, उनके किनारे बनी इमारतों की पंक्तियाँ एक दूसरे को पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में समकोण बनाते हुए काटती थी। मतलब इस ढंग से उन्हें बनाया गया था कि समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। बस्ती चारों ओर से प्राचीर से घिरी हुई थी। अब यहाँ पर आप देखिए कि जो इनकी बस्ती थी वो चारों ओर से प्राचीर का मतलब आप समझ रहे हैं, प्राचीर का मतलब दीवारों से घिरी हुई थी। आप इसे कह सकते हैं कि दुर्गीकरण किया गया था, या इसके अंदर बस्ती जो भी थी वो बसी हुई थी और इसके चारों तरफ आप इस तरीके की दीवारें उठी हुई थी। तो इसका कारण ये रहा होगा कि शायद बाहरी वातावरण से या बाहरी जो भी हो सकता है, ये जंगलों को काटकर अपनी बस्तियां बनाते हों, तो जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए इन्होंने ऊंची ऊंची दीवारें बना रखी थी। ऐसे हमें प्रमाण मिलते हैं। आगे हम देखें तो इनके नगरों के बारे में हमें पता चलता है कि इनके नगरों को इन्होंने 2 भागों में बांटा हुआ था। एक तो था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। कौन सा? एक तो था पश्चिमी भाग और दूसरा था पूर्वी भाग। अब इन दोनों में विशेषता क्या थी कि क्यों इन दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया था? तो कहते हैं एक तरफ ऊंचा दुर्ग बना हुआ था और दूसरी तरफ होता था नगर का निचला भाग। जो पश्चिमी भाग होता था वो ऊंचे टीले टाइप पर, जैसे टीले जो रहते हैं ना, उन पर बनाया जाता था और ऊंचा रहता था दुर्ग के रूप में। और दूसरा भाग जो होता था वो निचला होता था। अब इसमें लोगों ने अपने अपने तथ्य बताए। तो कुछ लोगों का ऐसा कहना था कि जो ऊंचा दुर्ग था वो शासकों के लिए और उच्च वर्ग के जो लोग थे उनके लिए होता था, और वहीं कहा गया कि निचला जो भाग था वो साधारण लोगों के लिए, जो शिल्पकार थे या जो इस प्रकार के लोग थे जो उस समय कार्य करते थे, कृषि का कार्य करते थे, उनके लिए वो पूर्व का भाग था और पश्चिम का भाग शासकों के लिए था। परंतु ये बात ज़्यादा सटीक नहीं लगती, क्योंकि उस समय कुछ शासक राजा इस तरीके की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। आगे हम देखें
तो धौलावीरा के बारे में एक तथ्य सामने निकल कर आया कि धौलावीरा के संबंध में ये जो पश्चिम का भाग और पूर्व का भाग ये अपवाद सिद्ध होता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपने नगर को 3 भागों में बांटा, उत्तर का भाग, मध्य का भाग और निम्न का भाग, उत्तर, मध्य और निम्न। और ये हमें कहाँ देखने को मिला? तो धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख स्थल है। आगे चलकर हम बताएंगे कि इसके मतलब धौलावीरा से हमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, किसने धौलावीरा की खुदाई करी और ये वर्तमान में कहाँ पर स्थित है, ये सभी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नगर में प्रवेश के कई बड़े द्वार थे, जो मैंने आपको बताया ना कि नगर के चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई थी और इस 4 दीवारी पर बड़े बड़े प्रवेश द्वार बने हुए थे। इस तरफ से भी बने हुए थे, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। तो हर तरफ से नगर में प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े से द्वार बने हुए थे। आगे कह रहे हैं कि धौलावीरा से नगर के प्रवेश द्वार पर, धौलावीरा स्थल की बात हो रही है, वहाँ से नगर के प्रवेश द्वार पर एक साइन बोर्ड मिला है। एक साइन बोर्ड, जैसा कि आपने देखा होता है ना कि किसी आप नगर में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे कोई गांव में आप प्रवेश कर रहे हैं तो उस गांव का नाम किसी के नाम पर अगर रख दिया जाता है तो एक साइन बोर्ड लगाया जाता है, उस पर उसके बारे में लिखा रहता है। तो कह रहे हैं कि एक साइन बोर्ड मिला है जो हड़प्पा सभ्यता की लिखावट का सबसे बड़ा नमूना है, क्योंकि इस पर जो तथ्य लिखे गए हैं भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, उनसे हमें पता चलता है ये उस जमाने की सबसे बड़ी लिपि का पहली बात तो साक्ष्य है, और उनसे हमें उनकी लिपि के बारे में भी काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उस लिपि को कोई भी पढ़ नहीं सका है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक लकड़ी का ये द्वार पर लगा हुआ साइन बोर्ड मिला और इसमें 10 संकेताक्षर हैं, क्योंकि इनकी भाषा जो थी वो सांकेतिक थी। कुछ चित्र बनाते थे इस तरह से और चित्रों के माध्यम से ये अपने शब्दों को प्रकट करते थे, परंतु इनकी लिपि को पढ़ना अभी तक संभव नहीं हुआ है। तो 10 संकेताक्षर हमें इस साइन बोर्ड से मिले हैं। आगे अगर हम इनकी इमारतों के बारे में बात करें कि इनकी इमारतें किस प्रकार की थीं, तो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ कि इनकी शहरी व्यवस्था थी। तो अगर आप शहर में देखते हैं तो घर कैसे होते हैं? पक्के घर होते हैं, पक्की ईंटों से बने होते हैं, अच्छे आलीशान घर होते हैं। तो यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से था कि जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में घर कच्ची ईंटों, पक्की ईंटों, लकड़ी व सरकंडों से बने थे। अब आप सोच रहे होंगे कि जलोढ़ मिट्टी के मैदान, वहीं गंगा यमुना का क्षेत्र, गंगा यमुना का नहीं सॉरी, जो नदियों के आसपास का क्षेत्र होता है वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित होता है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। तो वहीं इस जितनी भी नदियाँ थी उनके आसपास का जो क्षेत्र था, क्योंकि ये सारी सभ्यता नदियों के पास बसी हुई थी, तो नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था वो जलोढ़ मिट्टी से निर्मित था। तो जलोढ़ मिट्टी के मैदानों में घर जो बनाए गए थे वो कच्ची ईंटों से बने थे, पक्की ईंटों से बने थे, और पकाई ईंटें जाती थी, भट्टियों में ईंटों को पकाया जाता था, इसके भी साक्ष्य मिले हैं। लकड़ी का प्रयोग करते थे और सरकंडों का ये लोग प्रयोग किया करते थे घरों को बनाने में। पर ये सभ्यता मैंने आपको बताया कहाँ तक फैली हुई थी, ये सभ्यता के साक्ष्य हमें दक्कन के क्षेत्र तक मिलते हैं। तो दक्कन का जो एरिया है आपको पता है कि वो पठारी क्षेत्र है, वहाँ पर जो पर्वत हैं, छोटे छोटे से पठार हैं, उनकी भूमि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि कठोर है वहाँ की भूमि। तो यहाँ दूसरा जो भाग था पठारी क्षेत्र, वहाँ पर जो ये लोग घर बनाते थे वो पत्थरों से बनाते थे। किससे बनाते थे? पत्थरों से बनाते थे। आगे हम बात करें तो यहाँ नगर की जो नालियाँ थी, पक्की नालियाँ थी, और आज भी आप देखते होंगे कि शहरों में हर तरफ पक्की नालियाँ बनी हुई होती हैं, क्योंकि हम शहरी व्यवस्था से बिलोंग करते हैं, साफ़ सफाई को लेकर के ध्यान रखते हैं, उन नालियों से बहने वाला गंदा पानी उसका अच्छा व्यवस्था करके रखते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं हड़प्पा सभ्यता में थी। इन नालियों से बहने वाले गंदे पानी को एक जगह संचित किया जाता था और उस गंदे पानी को भी कह सकते हैं उसके भी नियोजन की पूरी व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार से पक्की नालियाँ ईंटों से बनाई जाती थी। मकानों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की जगह गली में खुलते थे। और ये जितनी भी विशेषताएं मैं आपको बता रही हूँ ये क्वेश्चंस में पूछी जाती है। वो कौन सी सभ्यता है जिसमें दरवाजे और खिड़कियाँ मेन रोड की जगह ना खुल के गली की तरफ खुलते थे? और इसका कारण जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि ये नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति इतनी आसानी से इनके घरों में झांक सके, इनके घरों के आंगन में झांक सके। शायद कुछ इस तरीके का रहता होगा कि ये अपने घर के लोगों को सुरक्षित महसूस कराना चाहते होंगे, इसीलिए नगर का जो द्वार था, इनके घर का जो द्वार था वो गली में खुलता था, ना कि सड़क की ओर।
आगे है, बड़े घरों में आंगन में कुआं होता था। जो बड़े बड़े घर थे उनमें आंगनों में कुएं की व्यवस्था देखी गई है कि पानी के लिए कुआं खुदा हुआ था। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रमुख स्थल स्नानागार, जिसके बारे में आपने सुना होगा, ये एक वृहद स्नानागार, प्रश्न पूछा जाता है ना, वृहद स्नानागार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाता है? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और ये वृहद स्नानागार 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा था। ये इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है और बहुत डीपली पूछने पर ये भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कि कुछ तथ्य इसमें गलत कर सकते हैं कि 12 मीटर की जगह 15 मीटर कर देंगे। तो ये 12 मीटर लंबा था, 7 मीटर चौड़ा था और 3 मीटर गहरा था। ऐसे हमें साक्ष्य इसके बारे में पता चलते हैं। आगे हम देखते हैं, सड़कें व नालियाँ पक्की बनी हुई थी। जैसा मैंने आपको बताया कि सड़कें और नालियाँ पक्की बनी हुई थी यहाँ पर। आगे बात करें शिल्प और उद्योग के बारे में कि इनका शिल्प और उद्योग किस प्रकार का था। तो कहते हैं कि इसको, जो हड़प्पा सभ्यता है, इसे कांस्य युगीन सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता। औजारों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल्हाड़ी, छेनी, वाणाग्र, जो बाणों के आगे लगे हुए तीर होते हैं उनको वाणाग्र बोला जाता है। वाणाग्र, भाले, चाकू, आरियाँ, उस्तरे, अब उस्तरे तक का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। मछली फंसाने का कांटा, सोने व चांदी के आभूषण हमें हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और इसमें सबसे प्रमुख चीज़ पता है क्या है? उस्तरे हैं, कि यहाँ पर उस्तरे का प्रयोग किया जाता था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर शेविंग करने का भी विधि थी कि लोग शेव भी किया करते थे। अब उस्तरे का प्रयोग बाल मुड़वाने में और शेव करने में ही तो लोग करते हैं ना, तो उस प्रकार की प्रक्रिया भी यहाँ की जाती थी। आगे हम देखें तो मोहरे, मनके और कंगन, बटन, पात्र आदि निर्माण में शेलखड़ी का प्रयोग किया जाता था। शेलखड़ी का प्रयोग इन्होंने मोहरे बनाने में, मनके बनाने में, हाथों में पहनने वाले कंगन बनाने में, बटनों में और पात्र बनाने में शेलखड़ी का प्रयोग इनके द्वारा किया गया। सोना कहाँ से प्राप्त होता था? क्योंकि ये सोने के आभूषण बनाते थे, तो ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि सोने के आभूषण बनाने के लिए सोना इन्हें कर्नाटक से प्राप्त होता होगा। ऐसे साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि सोना इन्हें कर्नाटक से प्राप्त होता होगा। आगे अगर हम बात करें तो कहते हैं कि 2500 से अधिक मुद्राएं पाई गई। 2500 से अधिक मुद्राएं, मुद्राएं मतलब जो मुद्रा, जो रुपया कह सकते हैं, तो वो मुद्राएं 2500 से ज़्यादा मात्रा में पाई गई हैं। और मुद्रा पर एक श्रृंगी, सांड, हाथी, गैंडा, पेड़ और मानवीय आकृतियाँ। रट लीजिए, आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि वो कौन सा जानवर है जो मुद्रा पर अंकित नहीं मिला है। तो मुद्रा पर एक श्रृंगी सांड हमें मिला है, हाथी मिला है, गैंडा मिला है, पेड़ मिला है और मानवीय आकृतियाँ मिली हैं, लेकिन कहीं पर भी घोड़े का वर्णन नहीं हुआ है। ध्यान रखिएगा कि मुद्रा पर क्या क्या चीज़ें अंकित पाई गई हैं। आगे हम अर्थव्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो सुव्यवस्थित जीवन स्तर, इनका उच्च जीवन स्तर था, क्योंकि नगरीय सभ्यता थी, सब नियोजन पूरा करके अपना कार्य किया जाता था। एक व्यवस्थित ढंग था इनका जीवन जीने का। और ये कौन सी व्यवस्था पर कार्य करते थे कि अर्थव्यवस्था इनकी कैसी थी कि अपने आगे आने वाले जीवन के लिए, भविष्य के लिए भी संचित करके रखने वाली इनकी व्यवस्था थी। तो सुव्यवस्थित जीवन था, उच्च स्तर था जीवन का, विकसित व सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी, बहुत ही ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था थी इनकी। जैसे कि वर्तमान में लोगों की होती है विकसित अर्थव्यवस्था, वैसी हड़प्पा सभ्यता की विकसित अर्थव्यवस्था थी। कृषि का कार्य ये लोग करते थे। और अगर व्यापार की बात करें तो यहाँ पर ताम्र खनिज, रत्न और उपरत्न, इनका ये व्यापार किया करते थे। तो पहले तो व्यापार आंतरिक स्तर पर होता था कि जो भी इनके आसपास के क्षेत्र थे उनमें ये व्यापार किया करते थे। जैसे अगर इतने में ये इनका क्षेत्र फैला हुआ था तो ये इसी क्षेत्र के अंदर व्यापार करते थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब भाई विकास धीरे धीरे बढ़ता है ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि कम होता चला जाएगा। तो विकास जब धीरे धीरे और विकसित व्यवस्था बनती गई तो इन्होंने विदेशों से भी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, विदेशों से भी व्यापार करना शुरू किया। अगर हम बात करें
तो कहाँ से इन्हें चीज़ें मिलती थी? तो तांबे की अगर हम बात करें, तांबा इन्हें प्राप्त होता था राजस्थान के खेतड़ी से, जो कि आज भी तांबे के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो तांबा इन्हें प्राप्त होता था राजस्थान के खेतड़ी से। चकमक नामक पत्थर, चकमक का प्रयोग मैंने स्टार्टिंग में किया था, तो चकमक नामक पत्थर इन्हें सिंध की रोहड़ी पहाड़ी से मिलता था। सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वहाँ की कोई रोहड़ी नामक पहाड़ी है, वहाँ से इन्हें चकमक प्राप्त होता था। कार्नेलियन मनके ये गुजरात और सिंध से इन्हें प्राप्त होते थे, गुजरात और सिंध से। सीसा इन्हें प्राप्त होता था दक्षिण भारत से सीसा प्राप्त होता था। लाजवर्द मड़ियाँ कश्मीर व अफगानिस्तान से। फिरोज़ा या हरिताश्म मध्य एशिया या ईरान से प्राप्त होता था। अब देखिए विदेशों तक पहुंच गए हैं। अब अफगानिस्तान में तो खैर इस सभ्यता के साक्ष्य भी मिले हैं, परंतु यहाँ मध्य एशिया ईरान तक इनका व्यापार फैल गया था। स्फटिक और इंद्रगोप महाराष्ट्र से इन्हें स्फटिक और इंद्रगोप प्राप्त होता था। अगर हम विदेशी व्यापार की बात करें तो विदेशी व्यापार के साक्ष्य कैसे मिले, कैसे पता चला कि विदेशों के साथ भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों का व्यापार था? तो इसका सबसे बड़ा साक्ष्य है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता की जो मुद्राएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता उससे संबंधित जो मुद्राएं थी वो हमें हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य प्राप्त हुए वहाँ से प्राप्त हुई है। और मिस्र से हड़प्पा सभ्यता की जो मुद्रा का मिलना इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि इनकी सभ्यता उनकी सभ्यता से मिली हुई थी। और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता की मुद्रा हमें हड़प्पा सभ्यता से मिली, और जो मिस्र की सभ्यता से हमें हड़प्पा सभ्यता की मुद्राएं मिली। जब मिस्र में खुदाई हुई तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो मुद्राएं थी वो हमें मिस्र से प्राप्त हुई। आगे अगर हम बात करें बाट जो इनके बाँटों मतलब तोलन विधि कैसी थी। अब आप समझते होंगे ना कि हम आज भी बाँटों का यूज़ करते हैं। तो आज तो 1 किलो का होता है, ऐसा गोल से रहते हैं बाट, 1 किलो का होता है, 2 किलो का होता है, ऐसे जितने भी बाट होते हैं सारे होते हैं। तो आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल वाला भी आ गया है सिस्टम। तो यहाँ पर बाट कैसे होते थे? गोलाकार और घनाकार होते थे। चर्ट, जैस्पर और अगोट से ये निर्मित होते थे। किससे होते थे? चर्ट, जैस्पर और अगोट से निर्मित होते थे। अब इनकी ये सबसे बड़ी विशेषता यहाँ पर याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मुद्राओं पर जहाज़ों और नावों के चित्र भी अंकित हैं। जो इनकी मुद्राएं हड़प्पा सभ्यता की 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, इन पर जहाज और नावों के चित्र भी बने हुए हैं। इससे क्या पता चलता है कि इन लोगों को इनका भी ज्ञान था। अब आप सोचने वाली बात है, विदेशों से व्यापार होता था तो कोई तो तरीका होगा जिसके माध्यम से ये विदेशों तक जाते थे या आसपास के द्वीपों से व्यापार करते थे। तो यहीं पर है, जहाज़ों और नावों के माध्यम से ऐसा किया जाता था। तो जहाज और नावों से ये लोग परिचित थे। नेक्स्ट देखेंगे बैलगाड़ी के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं कि कृषि कैसी थी। कृषि के बारे में अगर हम इनकी कृषि संबंधित विशेषताओं पर ध्यान दें तो अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं। किसके? अन्नागारों के साक्ष्य मिले हैं। ये अन्नागार बताते हैं कि ये जो है सिर्फ खाने के लिए उगाते नहीं थे, ये संचित करने के लिए भी कृषि करते थे कि संचय करके भी रखा जाएगा भविष्य में आने वाली समस्याओं से निपटने के लिए। मुख्य अनाज की बात करें तो गेहूं और जौ उस समय के मुख्य अनाज हुआ करते थे। और मोटे अनाजों की अगर हम बात करें तो रागी, कोदो, सावा, ज्वार, मटर और फलियां, ये 6 किस्म थी। इनके अंतर्गत उगाए जाते थे बहुत सारे, लेकिन ये 6 किस्म थी मोटे अनाज की कुछ प्रमुख, जिनमें कौन कौन सा था? रागी, कोंदो, सावा, ज्वार, मटर, फलियां। अब कोंदो, सावा तो मैंने नहीं सुना, लेकिन रागी, ज्वार, मटर और फलियां ये सारे के सारे आपने भी सुने होंगे। तो पहले भी यही ये लोग उगाया करते थे। चावल के साक्ष्य हमें गुजरात और हरियाणा से सबसे ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। गुजरात और हरियाणा के क्षेत्र से चावल के सबसे अधिक साक्ष्य मिले हैं। कपास की खेती की बात करें तो इसके साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। तो यहाँ पर कपास की खेती भी हुआ करती थी, कपास की खेती भी ये करते थे। आगे बात करें कालीबंगन से बुए हुए खेत। अब जब बोया जाता है ना कुछ, ऐसे बुए हुए खेत के हल से धारियाँ एक साथ 2 फसलों को उगाने के साक्ष्य। अब जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई खेत होता है, आपने शायद ध्यान दिया होगा,
कोई इस तरीके से आप एक खेत है तो उसमें जब हल चलाया जाता है तो इस तरीके से धारियाँ सी बन जाती हैं, ठीक है, धारियाँ सी बन जाती हैं। परंतु कुछ फसलें जो होती हैं, जो एक साथ 2 फसलें उगाई जाती हैं, उनको उगाने की विधि थोड़ी अलग होती है। उनके लिए हल से जुताई करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि काली बंगल से ऐसे जुते हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले हैं, और जहाँ पर 2 फसलों को एक साथ उगाने का सबसे बड़ा साक्ष्य हमें प्राप्त हुआ है। तो ये लोग मिक्स्ड क्रॉप भी करते थे, एक साथ 2 फसलें उगाने का भी ये तरीका जानते थे। तो देखिए कितनी विकसित व्यवस्था है कि एक साथ 2 फसलें उगाने का तरीका भी इन्हें आता था। अब आप खुद सोच सकते हैं कि यदि आप स्वयं को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं, स्वयं को सोचते हैं कि आज तो मानव कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो आप सोचिए कि उस टाइम के मानव भी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आग की खोज कर दी, पहिए का आविष्कार कर दिया, तो ये सारी बहुत बड़ी खोजों में आते हैं कि उन्हें तो कुछ भी ज्ञान नहीं था। उनके सामने तो हमें आज तक पता नहीं क्या कर देना चाहिए था। आगे देखें तो अगर पालतू पशु, आगे हमें कुछ पता चलता है कटाई के बारे में कि कटाई में ये हंसिया व तांबे के फलकों का प्रयोग करते थे। हंसिए का जो हंसिया आपने देखा होगा, लेकिन ये लोहे का हंसिया नहीं होता था, लोहे से अभी भी ये परिचित नहीं थे। मैं बार बार आपको बताऊंगी, कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 कथन में ये ज़रूर डालते हैं कि लोहे से ये परिचित थे, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि लोहे से हड़प्पा सभ्यता का कोई भी परिचय नहीं था। लोहे का अभी उद्भव हड़प्पा सभ्यता में नहीं हुआ था। पालतू पशुओं की बात करें तो भेड़, बकरी, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, सुअर, कुत्ता और बिल्ली, यहाँ पर इरेज हो गया था, तो है भेड़, बकरी, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, सुअर, कुत्ता और बिल्ली। इनको पाले जाने के साक्ष्य हमें हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, क्योंकि इनकी अस्थियां प्राप्त हुई हैं। जब खुदाई हुई थी इनकी अस्थियां प्राप्त हुई। जंगली पशुओं में चित्तीदार हिरन, सांभर, पाड़ा, जंगली सुअर, ये इनके जंगली जानवरों में इनके नाम हमारे सामने आते हैं। और कह रहे हैं कि मुद्रा पर ऊंट नहीं परंतु हड्डियां मिली। जो इनकी मुद्राएं हमें प्राप्त हुई, अब ऊंट की भी हड्डियों के साक्ष्य मिले, परंतु इनकी मुद्राओं पर ऊंट का हमें कोई अंकन नहीं मिला। यही घोड़े के साथ भी है कि घोड़े की हड्डियों के अवशेष हमें लोथल, सुरकोटदा और काली बंगा से प्राप्त हुए हैं। तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो लोथल, सुरकोटदा और काली बंगा से मिले हैं। परंतु अगर आपसे पूछा जाए कि क्या मुद्राओं पर घोड़े का अंकन हुआ है, तो उत्तर होगा नहीं। मुद्राओं पर घोड़े का किसी भी प्रकार का कोई अंकन नहीं किया गया है। आगे हम देखेंगे इनकी कलाओं के बारे में। इनकी कलाओं के बारे में जाने तो मुद्राएं, पत्थर की मूर्तियां और मिट्टी की मूर्तियां, ये इनकी प्रमुख कलाएं थी। पात्र बनाना, मिट्टी से निर्मित प्राप्त, सेलखड़ी से निर्मित प्राप्त, ये इनकी कलाओं के अंतर्गत आते थे। बहुत प्रकार की मूर्तियां मिली हैं, नर्तकी की मूर्ति मिली है। वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से मिली हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छे से कवर कराऊंगी। आगे देखिए धर्म के बारे में, क्योंकि कोई भी समाज है वहाँ एक ना एक कोई धर्म होता है। जैसे एक होता है ना कि अंधविश्वास आप कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कुछ लोगों का डर है कि हाँ ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इन सारे तथ्यों को मानने के लिए लोगों ने एक चीज़ बना रखी है कि हाँ कोई है जिससे हम डरते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा ईश्वर एक बना रखा है हमने। तो ऐसा ही यहाँ भी था। इनके अनुसार धर्म संकल्पनात्मक या दार्शनिक और व्यवहारिक इस तरीके का इनका मानना था, और मातृ देवी की ये पूजा किया करते थे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ मातृ सत्तात्मक परिवार देखने को मिले हैं, मातृ सत्ता देखने को मिली है। और वही वैदिक काल में भी स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी रही है। पर जैसे ही हमने उत्तर वैदिक काल में प्रवेश किया, पता नहीं लोगों की थिंकिंग अचानक से कैसे इतनी बदल गई कि इतनी ज़्यादा वो स्थिति स्त्रियों की खराब होती चली गई कि आज भी स्त्रियों की स्थिति खराब ही है, निकृष्ट है। फिलहाल स्त्रियां अपने आप को ऊपर लाने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन अगर आप तुलना करके देखें तो पहले स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल में बात करें या फिर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही है। तो मातृ देवी की यहाँ पूजा होती थी। शिव की पूजा पाशुपति रूप में, शिव की पूजा पशुपति रूप में शिव की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं, प्राकृतिक चीज़ों और अर्धमानवीय या काल्पनिक प्राणियों की यहाँ पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इनके अनुसार पेड़ों की पूजा ये लोग किया करते थे, क्योंकि ये प्रकृति को देवता मानते थे।
इनके अनुसार जैसे कोई पेड़ इन्हें फल दे रहा है तो वो उनके लिए देवता के समान है, तो ये ऐसा ही मानते थे। लिंग व योनि के प्रतीकों की पूजा के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा नारी प्रतिमाएं बहुतायत में मिली हैं। नारी की प्रतिमाएं, इतनी पुरुष प्रतिमाएं नहीं मिली हैं जितनी ज़्यादा नारी की प्रतिमाएं मिली हैं। और ये नारी की प्रतिमाएं मिलने का सबसे बड़ा कारण ये प्रकट होता है कि शायद मातृ सत्तात्मक परिवार थे, स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी, नारियों को महत्व थोड़ा ज़्यादा दिया जाता था, इसीलिए नारी प्रतिमाएं बहुतायत में मिली हैं। एक मूर्ति में स्त्री के निकला पौधा दिखाया गया है जिनको पृथ्वी माता से संबोधित, तो एक स्त्री है, ऐसे एक मूर्ति मिली है जिसकी स्त्री के नाभि से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाया गया है और ऐसा कहा जाता है कि लोग इनको पृथ्वी माता के रूप में पूजते होंगे। आगे बताया जाता है कि स्वास्तिक का चिन्ह भी इसी सभ्यता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आपसे पूछा, ये जो चिन्ह होता है आपने कई बार देखा होगा कि हम लोगों के यहाँ कोई भी शुभ कार्य होता है तो स्वास्तिक का चिन्ह इस तरह से ये बनाया जाता है। तो ये स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की ही देन है, यहीं से इसके साक्ष्य हमें सबसे पहले मिले हैं। इसके अलावा अग्निकुंड व अग्निवेदियों के भी साक्ष्य मिले हैं, अर्थात कर्मकांड का थोड़ा सा हमें प्रभाव यहाँ देखने को मिलता है कि आप कह सकते हैं कि अपने कर्मों को सुधारने के लिए या कोई गलत कार्य अगर किसी से हो गया तो उसको सही करने के लिए ये हवन भी किया करते थे, इसीलिए अग्निकुंडी और अग्निवेदियों के साक्ष्य हमें मिले हैं। आगे अगर हम अंतिम संस्कार की बात करें, अंतिम संस्कार भी कुछ अलग ही ढंग से था, इसीलिए ये पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ सुनियोजित शबाधान। कोई भी इनके कार्य होते थे वो सुनियोजित तो होते ही होते थे, चाहे कृषि की बात कर लें तो अर्थव्यवस्था की बात कर लें, व्यापार की बात कर लें या नगर नियोजन की बात कर लें, सब वेल सेटल्ड थे, हर अच्छे ढंग से सारे कार्य इनके यहाँ किए जाते थे। कंकाल के साक्ष्य कम मिले जिससे शवादाह की बात कही जा रही है। अब क्या हुआ कि जैसे कोई भी नगर है तो उसमें रहने वालों की संख्या इतनी कम तो नहीं होगी जितने कम कंकाल की संख्या हमें मिली है, तो इससे पता चलता है कि लोगों को जला भी दिया जाता था। अब हो सकता है कि उस समय कुछ आपस में धर्म रहे हों कि भाई इस धर्म के लोग जला सकते हैं या इस धर्म के लोग नहीं जला सकते, या फिर हिंदू धर्म की अगर बात कर ले तो उसमें भी एक एज एरिया होता है, बच्चों को नहीं जलाया जाता है, उनके शवों को दफनाया जाता है, तो इस तरीके से कुछ प्रमाण होते हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि ये लोग शवदाह भी करते थे। अस्थि कलश भी मिले हैं। अस्थि कलश, एक कलश जिसमें अस्थियां रखी जाती हैं, तो उनके साक्ष्य भी हड़प्पा सभ्यता से मिले हैं। कब्र में अन्न आदि से भरे पात्र रखे जाते थे। अब इसका ये रखने का रीज़न क्या था कि इनका ऐसा मानना था कि ये जो जीवन है इसके बाद भी जीवन होगा, तो उस जीवन के लिए अन्न रखा जाता था और जो ज़रूरत के मतलब बर्तन वगैरह रखे जाते थे शव के साथ में। तो कब्र में अन्न आदि से भरे पात्र भी रखे जाते थे। कुछ शवों को आभूषण के साथ दफनाने के साक्ष्य भी मिले हैं। अब इसका क्या कारण रहा होगा ये कहना सही, मतलब ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि शवों को आभूषण के साथ क्यों दफनाया गया। या तो वो राजसी परिवार से रहे होंगे, अगर कुछ राजा की व्यवस्था उस ज़माने में रही होगी तो या तो वो राजसी परिवार से थे तो उन्हें आभूषण के साथ दफना दिया गया, परंतु आभूषण के साथ शवों को दफनाने के साक्ष्य भी हमें मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। आगे बात करें तो शव का सिर उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था। ये भी एक इसी मतलब सभ्यता की विशेषता थी कि यहाँ पर शवों का जो सर था वो उत्तर दिशा की ओर रखा जाता था और पैर इसके दक्षिण दिशा की ओर रहते थे। और ऐसा आज भी होता है कि दक्षिण दिशा की ओर ही शव को पैर करके, मतलब पैर दक्षिण दिशा की ओर होते हैं जैसे शव को रखा जाता है। और आप लोगों को भी शायद घर में कभी मना किया गया होगा कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मत लेटो। अगर आप कभी लेटे होगे तो आपकी मम्मी ने आपको ज़रूर मना किया होगा। तो मेरी मम्मी मना करती कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके नहीं सोना चाहिए। तो फिलहाल क्योंकि वो शव की स्थिति होती है और शव को उस दिशा की ओर रखा जाता है, ऐसा हिंदू धर्म में मानते हैं।
तो ये थी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ प्रमुख विशेषताएं, जिनको मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया। कोई भी सभ्यता को अगर पढ़ना है तो उसकी विशेषताएं हमें पता होनी चाहिए कि वो सभ्यता कैसी थी या उस समय कैसी परिस्थितियां थीं। तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, अपने दिमाग में सोच सकते हैं, खुद को वहाँ पर रख कर देख सकते हैं कि कैसे हमारे आसपास का वातावरण रहा होगा। अगर मैं हड़प्पा सभ्यता में होता तो क्या ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे आसपास होती। तो उन सबको आप विजुलाइज करके देख सकते हैं और फिर आपको चीज़ें ज़्यादा आसानी से याद रहेंगी। तो ये था आज का सेशन। कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।